हेलो दोस्त, पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुका है यूनिट ऑफ पावर तक। ठीक है, इस यूनिट ऑफ पावर में मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि आपको ये समझना कैसे है। ठीक है, इस टॉपिक को इसमें आपको ध्यान में रखने की चीज ये है, सिर्फ ये जो देखो यूनिट है वॉट, इसको ध्यान से समझना है बस। ठीक है, यूनिट जो वॉट है, अब देखो यूनिट वॉट है, इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसका मतलब होता है जूल पर सेकंड। ठीक है, अब देखो मैं इसको जूल पर सेकंड को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलने लगूं, आपने कभी देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बल्ब के ऊपर एक रेटिंग लिखी होती है उसकी कि ये बल्ब है, जैसे एलईडी बल्ब है, ओके, तो उसको होते हैं कि 15 वाट का है, 50 वाट का है, ओके। जो बड़े बल्ब होते हैं वो 100 वाट के होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से उसकी रेटिंग लिखी होती है। तो उसका समझने का मीनिंग क्या है? उसका समझने का मीनिंग ये है, देखो ये जैसे उस पर रेटिंग लिखी हुई है, सपोज करो एक एलईडी बल्ब है आपके घर में और उस पर लिखा हुआ है 60 वाट, ओके। तो उसको समझने का मीनिंग ये है कि वो जो बल्ब है वो किस अमाउंट पे एनर्जी को यूज कर रहा है, कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो 60 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 60 जूल एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है। ओके, इसमें पॉइंट समझने का सिर्फ यही है वॉट यूनिट में। ओके, मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डेरिवेशन। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और थोड़ा एजुकेशन के पर्पज से भी। ठीक है, अब देखो इसमें पहले बोल रहा है कि ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, P इक्वल टू वी आई, ये हमेशा याद रखना है। ओके, अब सबसे पहला आता है P इक्वल टू वी आई। V की जगह पे हमने एक फॉर्मूला रखना है आपको, ये ओम्स लॉ वाला जो है। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो V बाई आई इक्वल टू हो गया R, जो कि रेजिस्टेंस रेशो है यहाँ पे। ओके, तो V इक्वल टू आई आर यहाँ पे फॉर्मूले में दोबारा से इसी जगह पे पुट कर दिया है। ओके, तो जब V इक्वल टू आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर R हो जाएगा, क्योंकि I में I की मल्टीप्लाई हो जाएगी और R सिंपल रह जाएगा। ओके, तो एक तो ये बहुत फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है आपको। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसका, ठीक है, वोल्टेज की टर्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो P इक्वल टू वी आई होता है। ओके, और यहाँ पे ओम्स लॉ के फॉर्मूले से आ गया है V इक्वल टू आई आर। ओके, तो I इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, I इक्वल टू होगा V बाई आर, बिकॉज यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस करंट की टर्म में आ गया ये फॉर्मूला। ओके, अब जो P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला है उसमें सिंपली I की वैल्यू रख दी है यहाँ पे। ओके, और कुछ नहीं करा है। P इक्वल टू फॉर्मूला हो चुका है V स्क्वायर R। ओके, अब ये अलग अलग यूज होने हैं, अब उनको ध्यान से सुनो कि कहाँ कहाँ पे यूज होने। अगर देखो पावर आपको किसी एक क्वेश्चन में करंट दे दिया है और रेजिस्टेंस दे दिया है, तो पावर फाइंड कराने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, सिंपली एज इट इज। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना और याद कर लेना। ओके, आगे एक प्रॉब्लम भी आएगी, उसमें आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला, ये तीनों के तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लेना और नोट भी कर लेना। ठीक है, अपनी नोटबुक में। अब पावर वोल्टेज रेटिंग, अब और समझो कि पावर वोल्टेज रेटिंग है क्या, कि देखो जैसे जैसे एक टाइप से ये समझना कि यूज बढ़ेगा ना, अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का यूज बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ही उनकी रेटिंग भी बढ़ेगी, पावर रेटिंग। ओके, अब देखना कैसे, देखो जो ट्यूबलाइट होती है वो मोस्टली 50 वाट 40 वाट इतना होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो 60 वाट तक हो जाता है। रेडियो सेट की रेटिंग है 80 वाट। अब देखो सबसे ज्यादा आपने ये देखा होगा जो घर में प्रेस होती है, मतलब आयरन, ओके, इलेक्ट्रिक आयरन, ये इसकी रेटिंग है 75 वाट। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ा था हमने, P इक्वल टू है वी आई, तो सिंपली V की और इसमें इसके साथ की I की मल्टीप्लाई करेगी है कि इतना करंट यूज कर रहा होगा और इतना वोल्टेज यूज कर रहा होगा, तब जाके इसकी रेटिंग को हमने डिफाइन किया है कि ये 750 वाट का है। ओके, बस इसमें ये समझने का है। अब देखो अगर सपोज करो कोई बल्ब है, ओके, उसमें पावर नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें दो चीज टर्म दे रखी है, वोल्टेज टर्म दे रखा है और आई टर्म दे रखा है, तो आप सिंपली उसको आप भी बता सकते हो कि यार इसमें पावर कितनी है। ओके, ये चीज समझने की है इसमें। और सपोज करो एक ऐसी ही प्रॉब्लम अपने आप दिमाग से लाकर डिजाइन करो कि अगर किसी बल्ब के ऊपर पावर रेटिंग लिख रखी है और उसमें लिख रखा है वोल्टेज इतनी सप्लाई, क्योंकि जो घर पे जो ज्यादातर वोल्टेज सप्लाई होते हैं ना, वो हमारे घरों पे यही वाला होता है 220 वोल्टेज। समझ चुके हो ना कि क्यों ये इसमें सब में सेम है, क्योंकि जो गाँव में भी इतना ही होता है और शहरों में भी इतना होता है। बिकॉज अगर आप सपोज करो, आपने कभी ये चीज सुना होगा कि यार मेरा चार्जर, मतलब हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं चार्जर फूक गया, और उसमें इंग्लिश के टर्म में बोल देते हैं कि चार्जर डैमेज हो गया। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डैमेज हुआ है। उसका समझने का मीनिंग ये है कि उसमें
220 वोल्टेज की लिमिट को या तो वोल्टेज क्रॉस करा होगा, या फिर इतनी जो ये कांस्टेंट रह के इनमें से उसका करंट इंक्रीज हुआ होगा, समझ गए। तो उस वैल्यू पे जो ये करंट की वैल्यू है ये बड़ी होगी या तो ये, तो तब जाके हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो डैमेज होता है किसी, समझ गए, सिस्टम का। तो अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि उसमें आपको वाट दे रखे हैं और वोल्टेज आप घर पे ये यूज करते हो, तो आप किसी भी चीज का ये बता सकते हो कि वो एक्चुअली में करंट कितना यूज कर रहा होगा। ओके, ये चीज यहाँ पे समझने की है रेटिंग वाले टॉपिक में, ठीक है। अब देखो इनका थोड़ा अपने माइंड में वैसे रफली आइडिया रख लेना। ओके, देखो जो ये बल्ब होता है ये होता है 15 वाट, 40 वाट और 60 वाट। ओके, इतने तक का होता है घरों में जो यूज होते हैं नॉर्मली। और ये टीवी जो है ये 120 वाट। ओके, और जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ये अभी मैंने पीछे बताया भी था कि कैसे कैसे फॉर्मूले से फाइंड करा गया था वाट, और यहाँ पे 750 वाट तक की आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, और ये रूम हीटर जो होते हैं ये देखो 2000 वाट तक होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पावर रेटिंग इसमें दिखा रही है यहाँ पे 3000 किलोवाट, मतलब 3 किलोवाट, 3000 वाट, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर रहा होगा, समझ गए। तो इसलिए तो कहते हैं कि यार अगर तुमको घर में वॉशिंग मशीन भी चलानी है और अगर तुमको फ्रिज भी चलाना है, और फ्रिज को एक्चुअली रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, समझ गए, ये बॉडी ध्यान रखना। और आपको बहुत सारी चीजें चलानी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन भी चलानी है साथों साथ, तो आपके घर में क्या बोलेगा कोई जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होगा कि भाई तुमको ना कम से कम 5 किलोवाट तो मिनिमम चाहिए, बिकॉज 3 किलोवाट तो ये यूज कर लेगा और 1 किलोवाट ये यूज कर लेगी, बाकी बचा ये छोटे मोटे आपके चार्जर, फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह जो भी हैं ये यूज कर लेंगे। तो समझ गए ना, वो जो पावर है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बढ़ जाएगा। ओके, अब देखो एक प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, अभी मैं जैसे कराता रहा हूँ ऐसे आप भी कर दोगे इस चीज को। देखो इसमें क्या रखा है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन, मतलब कितना करंट ड्रॉन होगा कि अगर 50 वोल्ट का कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसमें 220 वोल्ट, वही जो मैंने अभी देखो समझाया कि आप उसमें करंट फाइंड कर सकते हो। सिंपल ये P = VI फॉर्मूला है, P की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे V की वैल्यू भी दे रखी है, वोल्टेज मतलब कितने घरों में नॉर्मली यूज होते हैं, तो I की वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ऐसे ही कि इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, उसका 100 वाट उसकी पावर है, और उसको अगर हम 110 वोल्ट पर ऑपरेट करें तो उसमें करंट पावर कितनी यूज होगी, ठीक है। सिंपल है, आप भी कर सकते हो, मेरे को इतना उम्मीद है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, ठीक है, ये समझने की चीज है। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिर्फ आपको ये समझना है कि देखो जो वर्क डन है ना वो यहाँ पे करंट करेगा, ठीक है, और टाइम जो है उसका रेशो है। यहाँ पे दोबारा से समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो इसमें वर्क डन होगा, पावर का फॉर्मूला यही है कि वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब भी बात इलेक्ट्रिक की आ जाएगी तो समझ गए कुछ इलेक्ट्रॉन करंट इनसे रिलेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन जो है वो वर्क डन है यहाँ पे करंट का, करंट को वर्ड को ध्यान रखना है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर में, ठीक है। फॉर्मूला है पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। जो यहाँ पे वर्क करा है वो किसने करा है, करंट ने, इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है, मार्क भी कर दिया मैंने। ओके, अब फॉर्मूला यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा पीटी, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए पावर और टाइम की, समझ गए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसी जो ये जो फॉर्मूला है इसी से आप अपने आप ही एक प्रॉब्लम डिजाइन करना, सिंपली उसमें मल्टीप्लाई करना, 2-3 क्वेश्चन अपने आप डिजाइन करके, ठीक है। पावर का मीनिंग भी समझ चुके हो, एनर्जी का मीनिंग समझ चुके हो और टाइम का भी मीनिंग आप जानते हो पहले से ही। ओके, अपने आप ही डिजाइन करना। ओके, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। ओके, इसमें समझने का यहाँ पे ये है कि देखो आपको मैं पहले एक एग्जाम्पल के थोड़ा समझाऊंगा इस टॉपिक को, ध्यान से सुनना। कि जैसे आपने सुना होगा कि यार गांव में एक जैसे आप बिजली का मीटर लगवा लेते हो, तो उसमें बाद में जो वो आते हैं बिजली वाले चेक करने वाले, तो वो आपको एक रिसिप्ट पे क्या लिख के दे के जाते हैं कि यार आपने इस महीने में, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि इस महीने में इतनी यूनिट यूज कर ली है, ठीक है, तो अब आपको इतने बिजली का बिल पेमेंट करना होगा। ओके, ये चीज समझ चुके हो कि इतनी यूनिट और इतने एक महीने के गैप में अपने यूज करी है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ है, ठीक है। वो बेसिकली बोलना चाह रहा है यूनिट को। अब यूनिट का प्राइस होता है, जैसे कि सपोज करो नॉर्मली गांव में कभी कभी 4 रुपए पर यूनिट ये बोल देते हैं, कभी कभी शहरों में बोल देते हैं कि यार 2.5 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। तो इससे ये समझना है कि इसमें एनर्जी का यूनिट बोलना क्या चाह रहा है। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे पहले मैं इस टर्म को जो ये एनर्जी की यूनिट है इसको डिफाइन करता हूँ। देखो जैसे अब बोल देते हैं किलोवाट आवर, देखो ये वाला किलोवाट आवर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि
अगर हम 1 किलोवाट का मीनिंग होता है 1000 वॉट, अगर हम 1 घंटे तक यूज कर रहे हैं अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करो वो 1000 वॉट का है, ठीक है, अब वो 1 घंटे तक यूज कर रहे हैं हम उसको कंटिन्यू, ठीक है, तो वो 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर चुका होगा, समझ गए। तो 1 यूनिट बिजली को कंज्यूम करने के बाद हमको क्या करना होगा, उस 1 यूनिट का रुपए देने होंगे, मतलब पेमेंट करना होगा। तो सिंपली समझ चुके हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि यूनिट का क्या कनेक्शन है इस क्या बोलते हैं जो हम यूज करते हैं। सपोज करो आप कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, उसका 1000 वाट है और आप अपने कपड़े प्रेस करने लगे और उसमें 1 घंटा यूज कर लिया आपने कंटिन्यू, ठीक है, और 1 घंटा यूज करने के बाद तो जब आपका जो उसका अमाउंट होगा वो होगा 4.5 रुपए, अगर उसका प्राइस वहां पे 4.5 रुपए है आपके शहर में। ओके, देखो ये यहीं पे बस डेफिनेशन में यही बोला है 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कितनी एनर्जी यूज करी है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस है पावर रेटिंग कितना 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। बस ये जो लाइन है ये ध्यान से नोट कर लेना जिससे कि आपको समझ में आ जाए बाद में भी। अब रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इसको ध्यान से समझना है। देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट फॉर 1 आवर, ये मैं अभी बता चुका हूँ। अब 1 वाट की क्या होता है, अगर मैं आपसे 1 वाट का यूनिट डिस्क्राइब करने के लिए बोलने लगूं तो आपको क्या बोलना होगा कि 1 जूल अगर 1 सेकंड में, और 1 किलोवाट में क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो 1000 वोट, मतलब 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट का 1000 वोट। ओके, और 1000 वोट को मैं भी डिफाइन कर चुका हूँ वाट के टर्म में, ठीक है। वाट का मतलब होता है 1 जूल 1 सेकंड में एनर्जी कर रहा है, तो सिंपली 1000 वोट का मीनिंग क्या हुआ कि 1000 यूनिट मतलब 1000 जूल यूनिट जो है वो 1 सेकंड में यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं सेकंड के टर्म में, बिकॉज 1 घंटे में कितने होते हैं 7 मिनट, ठीक है, और 60 मिनट हो गई तो उसमें 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो इनका क्या मतलब होगा कि 1 घंटे में अगर मैं सेकंड को फाइंड करना चाहूंगा कि कितनी सेकंड होती है, तो हम दोनों को हमको 60 में 60 की मल्टीप्लाई करनी होगी सिंपली, तो कितना आ जाएगा 3600, तो वो हो गया 1000 ये हो गया, तो देखो 3600 ये हो गया और 1000 ये रहा, मल्टीप्लाई करके ये तो बनेगा ना प्रोडक्ट, समझ चुके हो गए। मल्टीप्लाई तो बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में डिनोट करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल 1 घंटे में एनर्जी यूज हो रही होगी, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोबारा से सुनो कि 1 घंटे में 3.6 × 10⁶, ठीक है, इतनी एनर्जी यूज कर रहा होगा वो जो अपनी वो है इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इसमें आपको समझने की बस यही जरूरत थी। अब सिंपली एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि एक रेडियो सेट है जिसमें 60 वोट पावर कंजप्शन है और 50 घंटे के लिए ऑपरेट हो रही है, इक्वल टू पीटी, फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। पावर दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो सिंपली ई की वैल्यू फाइंड कर लोगे मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू पीटी। पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, और टाइम को इसमें समझने की चीज क्या था कि इसको हमको क्या करना होगा घंटे से कन्वर्ट करना होगा। देखो ये किलोवाट ये आ चुकी है यहाँ पे, अगर आपको सेकंड में फाइंड करना होता तो घंटे को 3600 से मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन इसमें हमको क्या बताना है कि कितनी यूनिट कर चुका है, ठीक है। तो ये देखो 3 किलोवाट आवर मतलब ये 3 यूनिट खर्च कर चुका होगा। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सपोज करो बोल देता आपसे कि यार 4 रुपए पर यूनिट है, तो बताओ कितने रुपए यूज कर लिया होगा उसने, तो सिंपली उसमें मल्टीप्लाई हो जाता 3 का 4 का, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम करना खुद ही, ठीक है, बहुत आसान है। देखो अब आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको ध्यान से पहले एक बार रीड करो, बेशक स्क्रीन पॉज कर लेना और फिर उसके बाद में समझो, और फिर खुद से समझने के बाद अब वीडियो पॉज से हटाओ और फिर देखना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और आपने क्या समझा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना पहले प्रॉब्लम को। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे एक बात है, देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपके घर के जैसी प्रॉब्लम समझना इसको, जैसे कि आप अपने घर में कैलकुलेशन कर रहे हो उस चीज को कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कितनी रुपए की बिजली खर्च करता है अंडर 1 मंथ, ओके, कि 1 महीने में वो कितनी अमाउंट की बिजली खर्च कर लेता है। देखो अब कैसे समझना इसको कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें सपोज करो 350 वोट का है, ओके, और आपके गांव में 10 घंटे लाइट आती है एक दिन में, ठीक है, और वो 10 घंटे ऑन ही रहता है, ऑफ नहीं करता। उसको कहने का मतलब ये है कोई भी। फिर कह रहा है कि 30 दिन तक बताना है आपको कि 3 रुपए 40 पैसे अगर उसका 1 यूनिट का प्राइस है, समझ गए यूनिट, अभी मैंने बताया था किलोवाट आवर पिछले 2 मिनट पहले ही, तो
वो कितने रुपए की बिजली खर्च कर चुका होगा। मेरी आपसे प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन किताब वाली भी यही प्रॉब्लम है, सेम टू सेम। ओके, अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है कैसे। देखो सबसे पहले समझने की चीज इसमें यह है कि पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बार बार बोल रहा था इसलिए क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन मांगा जाएगा, पेपर में पूछा ऐसे ही जाएगा क्वेश्चन। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या है, पावर रेटिंग आपको दे रखी है यहाँ पे, ये रही 350 वाट। अब देखो यूनिट में और इसमें थोड़ा अपना दिमाग यूज करना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे है ये वॉट में, ठीक है, और आपको जो यूनिट बोला जाता है वो होता है किलोवाट में, तो समझिए किलो। तो हमको पहले क्या करना होगा, इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो कितना भी वाट दे रखा सही, अगर आपको उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा तो उसको आपको 100 से डिवाइड करना होगा। देखो ये कर रखा, समझ गए, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर रखा है, सिंपली 0.35 किलोवाट हो चुका है। ओके, फिर देखो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अगले यूनिट के लिए, आवर, ठीक है, ये कितना घंटा हो चुके हैं टोटल एक महीने में। देखो 10 घंटे रोज लाइट आ रही थी और 30 दिन तक आ रही थी, रोज रोज, ठीक है, 10 घंटे आ रही थी। तो सिंपली क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा कि 10 घंटे में 30 दिन तक मल्टीप्लाई कर दो, 300 आवर हो गए। ये भी चीज समझ चुके हो गए। फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगो इक्वल टू पीटी। पी की वैल्यू फाइंड आप कर चुके हो, टी की भी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, 300 घंटे, ठीक है। फिर क्या है, ये जो आया है ये है दोस्त मेरे यूनिट। ओके, इसी को बोल रहे हैं कि अब जो उस पर लिखी आती है ना, जो बिल होता है बिजली का बिल, कि इतनी आपके उसमें लिखा आएगा, अगर उसमें डिनोट कर दोगे कि 105 यूनिट जो है आपके रेफ्रिजरेटर ने यूज करी है। ओके, तो 105 यूनिट का अब उसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 रुपए 40 पैसे के हिसाब से बिल निकाल के देना है। तो कितने रुपए का बिल आएगा, 105 यूनिट थी, 3 रुपए 40 पैसे का उसका एक यूनिट का प्राइस था। तो सिंपली क्या करना है, मीनिंग का यहाँ पे ये है कि उसमें मल्टीप्लाई होना है। ओके, ये रहा है कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 3.40 इंटू 105, तो 357 रुपए की बिजली आपका एक महीने में सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर यूज कर चुका होगा। समझ गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल इसी के जैसी है, इसको आप खुद सॉल्व करना। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, ठीक है, और ट्राई करना, अगर ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, ये मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, कमेंट में मेंशन कर देना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसका मीनिंग है कि अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले सोचना आपको ये होगा कि उससे क्या क्या हो रहा होगा करंट फ्लो से उस वायर के आसपास, ठीक है। अब ये चीज देखना, देखो इसमें लिख रखा है कि पहला होगा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट किस चीज से होगा बताया था मैंने, रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड होगा केमिकल इफेक्ट। ओके, ये 3 पॉइंट है, याद रखना कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में तो वहां पे आपको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये 3 इफेक्ट है, याद रखना और नोट भी कर लेना। ओके, अब देखो पहला टॉपिक है ये हीटिंग इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है, देखो इस चैप्टर में हम इस वाले को तो पढ़ लेंगे हीटिंग इफेक्ट को, ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला टॉपिक है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर है, आपको पता है। ओके, हीट इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले इसमें समझना है कि व्हेन एन, देखो ये हीटिंग इफेक्ट जो ज्यादातर सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, कंडक्टर, इंसुलेटर और एलॉय वाले टॉपिक मैंने क्या समझाया था कि सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एलॉय। ओके, दूसरे नंबर पे आते हैं कंडक्टर, और जो ये इंसुलेटर होते हैं इनमें तो खैर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होता, समझ चुके हो आप, ठीक है। तो एलॉय का यहाँ पे मैंने आपको समझाया। देखो इसमें लिख रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक निकोर्म, और हाई रेजिस्टेंस किसका होता था सबसे ज्यादा, ये टॉपिक ध्यान से समझने का है, हाई रेजिस्टेंस होता है एलॉय का। द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट प्रोड्यूस्ड हीट, ठीक है, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा वो करंट फ्लो करने पे सबसे ज्यादा हॉट होगा, ठीक है, और इसी इफेक्ट को बोल देते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। ये चीज समझने की इसमें कि अगर किसी वायर में अगर हम कोई करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट है वो उस किस चीज पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। ध्यान से समझना मैं बोलने वाला क्यों, कि हीटिंग इफेक्ट जो है उसके बेसिकली रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स, ये समझने का। देखो जैसे रेजिस्टेंस का यहाँ पे करंट फ्लो में पर्पज है, ऐसे ही मैकेनिक्स के अंदर फ्रिक्शन का रोल है। ओके, वहां पे भी फ्रिक्शन ऐसे ही रोल प्ले करता है मैकेनिक्स सब्जेक्ट में,
इसको ज़्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये जब टॉपिक आएगा मैग्नेटिक्स वाला तो उसको डिटेल में टेंशन मत लो, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सबसे पहले इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, V इक्वल टू W/Q। कहाँ पे पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस वाले में। अब देखो जो वर्क था, वर्क किस चीज का था? वर्क किस चीज का था? वर्क था यहाँ पे करंट का, ठीक है। अब देखो V इक्वल टू फॉर्मूला हो गया W/Q, और W/Q के बाद में I की वैल्यू क्या होती है? Q/T। ये भी फॉर्मूला आप जानते हो। और Q क्या है यहाँ पे? Q है चार्ज, ठीक है। तो फॉर्मूला है ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया है, ये यहाँ पे करंट का फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, और यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस का। ये चीज आपको पीछे जिसने अगर वीडियो ध्यान से देखी होंगी वो आसानी से यहाँ पे रिलेट कर पा रहा होगा, ठीक है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि अगर किसी ने ये चीज ध्यान से समझ में नहीं आ रही है तो एक बार पीछे की वीडियो दोस्त जरूर देख लेना, वरना आगे जो ये फॉर्मूला होगा ना ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी, और इसका जो आने वाला टॉपिक है उसमें भी। ओके, तो देखो ये 3 टॉपिक हैं, इनको समझ चुके हो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR हो गया, कहाँ से? ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। अब नाउ पुटिंग Q इक्वल टू IT। देखो ये वाला, ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूले में रख दी गई है यहाँ पे। देखो W इक्वल टू हो गया W इक्वल टू अभी बताया था मैंने, देखो मेरा QV, ठीक है। अब Q की वैल्यू क्या है? IT, तो IT इंटू IR। V की वैल्यू रख दी गई है इस वाले फॉर्मूले से, और I की वैल्यू रख दी गई है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ये चीज ध्यान से देखने की है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो I में I का मल्टीप्लाई करके I स्क्वायर आ गया, तो W इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर RT। और जो ये वर्क कर रहा है ये कौन कर रहा है? करंट। और इस वर्क से हो क्या रहा है? समझने की चीज यहाँ पे कि इस वर्क से ही तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वर्क को ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टॉपिक एक पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में, और वो यहाँ पे यूज होगा। देखो कैसे कि जो इलेक्ट्रिक, आपने ये एक डेफिनेशन याद होगी, पक्का बता रहा हूँ हर किसी बच्चे को, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मीनिंग यहाँ पे यही है। देखो इसमें कैसे यूज हो रहा है वो एनर्जी वाला टर्म, कि देखो जितनी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ गए? ना तो उसमें कोई एनर्जी का लॉस हो रहा है और ना कुछ एनर्जी बन रही है एक्स्ट्रा। समझ गए? तो जितनी एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। तो आइंस्टाइन की जो एनर्जी वाली इक्वेशन थी वो यहाँ पे यूज हो रही है पूरी तरीके से। ओके, तो इस फॉर्मूले को अब मेरा कहने का मतलब ये है, याद रखना और नोट भी कर लेना, और देखना अब आगे कोई जो प्रॉब्लम होगी उसमें सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले की हेल्प से। दोस्त अब समझना है आपको, एक साइंस के, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो अब आपका काम आता है कि आपको साइंस के स्टूडेंट की तरह दिमाग भी चलाना है। ओके, अब मैंने देखो आपके सामने फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब इस फॉर्मूले को देख के एक आर्ट का स्टूडेंट किस टाइप से देखेगा और एक साइंस के स्टूडेंट को किस टाइप से दिखना चाहिए। अब मैं आपको देखने का नजरिया चेंज करने वाला हूँ कि आपको एक हर फॉर्मूले को देख के समझना कैसे है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो एक बार, H इक्वल टू फॉर्मूला I स्क्वायर RT। ओके, तो यहाँ पे I जो है इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मीनिंग क्या हुआ देखो इसमें, देखो पहले इसको पढ़ो डबल, इसका मीनिंग है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस टर्म से आपको समझना क्या है, ये चीज समझने की है कि डबल द करंट हीट विल प्रोड्यूस बिकम 4 टाइम्स। देखो कैसे कि अगर आप I की वैल्यू सपोज करो 2 रख देते हो, ठीक है, पहले I 1 था, अब रखते हो आप I की वैल्यू 2, तो देखो जब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने डबल कराया करंट तो जो हीट प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 4 गुना हो जाएगा एक साथ। समझ गए? तो देखो I स्क्वायर की ये कहना चाह रहा है बेसिकली, इसका मीनिंग कि अगर हम किसी भी प्रेस के अंदर जो ये इलेक्ट्रिक आयरन होता है कि अगर हम उसमें I की वैल्यू बढ़ा देंगे, समझ गए, तो उसको 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर के, जैसे 2 का 4 हुआ है ऐसे ही उसका मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 करा तो 9 हो जाएगा, 4 करा 16 हो जाएगा। तो किस फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन होकर, समझ गए, स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि करंट बढ़ाओ, जितना जितना करंट बढ़ता चलेगा उसका रैपिडली नहीं, बहुत ज्यादा रैपिडली हीट प्रोडक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है
कि रेजिस्टेंस पे क्या डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। तो देखो रेजिस्टेंस का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन जितना करंट का है। कैसे? देखो रेजिस्टेंस को अगर आप सपोज करो 2 रख देते हो, यहाँ पे 2 है, तो सिंपली बात है 2 का 2 ही रहेगा, वो तो 3 कर दिया 3 का 3 रहेगा। लेकिन इस वाले करंट वाले केस में क्या हो रहा था, 2 का 4 हो रहा था, 3 का 9 हो रहा था, 4 का 16 हो रहा था। समझ गए? उसका स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। तो एक साथ से मतलब हीट कितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा था। समझ गए? ऐसे ही टाइम है, टाइम का तो एक ये टाइम ये बोलना चाह रहे हैं कि उसमें तो आपको मेजर करना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उस टाइम में। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है इस चीज से। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही ज्यादा हीट होगी। समझ गए? वो तो सिंपली मीनिंग है, जितना कम टाइम होगा उतनी कम हीट होगी। लेकिन जो डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली इन 2 चीजों पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि जो समझने की भी चीज है। समझ गए? आई स्क्वायर और आर। तो आई स्क्वायर पे क्या बोला मैंने, स्क्वायर के। तो इससे आप क्या समझ चुके हो? अब आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि एक स्क्वायर फंक्शन होता है, तो स्क्वायर फंक्शन यही चीज डिनोट करेगा। समझोगे? अभी के लिए बस इतना समझो कि देखो 2 का 4 हुआ था, 3 का 9 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा। ऐसे ही अगर जैसे जैसे डिजिट बढ़ाते चले जाओगे उसका स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है वैल्यू। ओके, ये चीज समझने की थी, इसमें समझ चुके हो, उम्मीद करता हूँ। यहीं से एक क्वेश्चन आप खुद ड्राइव कर सकते हो कि अगर दोस्त मेरे को हीट प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं कैसे करके बढ़ा सकता हूँ। तो ये ऑप्शन है आपके पास, रेजिस्टेंस और करंट। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पुटअप होगा आपसे कि बताओ किस चीज पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए करंट। ओके, यही चीज समझने की है इसमें। अब इसी जो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है और समझना है ध्यान से। ठीक है, इसी अगर ध्यान से समझ चुके होगे तो अपने आप ही दूसरे प्रॉब्लम्स को भी अपने आप ही कर चुके होगे। और सीधा सीधा बात है कि आप किसी को समझा भी सकते हो इस चीज को। देखो कैसे कि अगर एक क्वेश्चन है कि उसमें किसी चीज में 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। ओके, और उसके अंदर 500 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, फिर कह रहा है कि अगर हम उसको 10 सेकंड तक ऑपरेट करें तो उसमें पहले तो करंट की वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट कितना होगा, फिर होगा हीट। हीट का भी फॉर्मूला ड्राइव करा है, याद होना चाहिए, क्या है, आई स्क्वायर आर टी। और करंट को देखो कैसे समझे हुआ है। जब मैंने ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ाया था उसमें क्या याद करने के लिए बोला था कि V इक्वल टू आई आर, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, V की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू और R की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। समझ गए? तो V की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, तो इससे क्या फाइंड कर लेंगे हम, करंट। ओके, अब देखो करंट की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। जब रखोगे यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू और R का वैल्यू, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आई है 1/2 एम्पियर। ओके, फिर आप नोटिस करोगे कि आपके पास V वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है, और करंट आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लिया, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। तो आपके पास आ गई 3 टर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर दिया था इसी में कि भाई मेरे को बताइए कि 10 सेकंड में उसने कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी होगी इन जूल की टर्म में। ठीक है, जूल। तो देखो फॉर्मूला होता है, अभी बताया था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो I की वैल्यू कहां से आपने फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर ली। R जो यहाँ पे दे रखा है 500 ओम। ठीक है, और T की वैल्यू कितनी है, 10 सेकंड में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। I की वैल्यू है, R की वैल्यू, टाइम की वैल्यू भी है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर। देखो समझ गए, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे और इसका आंसर आएगा 1250 जूल। तो यही आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, सेकंड वाले जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया यहाँ पे। सिंपली एक बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करना। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। अगर इतना कूलम चार्ज है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, इतना कूलम चार्ज है और ट्रांसफर फ्रॉम 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये मतलब Q की वैल्यू दे रखी है 96,000 कूलम और 1 घंटे के अंदर है, और 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बहुत आसान है। ठीक है, खुद ट्राई करना। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, इसका पहले हिंदी में मतलब बताता हूँ कि देखो जो हीटिंग इफेक्ट अभी करंट से हुआ है, ओके, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, ये समझना है बस इस टॉपिक में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लायंसेस। ओके, कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे ज्यादातर हीटिंग पर्पज के लिए बिजली यूज होती है। सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस में यूज होती है। इलेक्ट्रिक केटल, उसमें भी यूज होती है। टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इन सब में जो हीट की थ्रू हम जो भी है अलग अलग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट की कन्वर्ट करने के लिए। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब।
बल्ब में भी यूज होता है, ठीक है। जब आपने देखा होगा जो उसका वो होता है टंगस्टन का बना होता है ना वो, तो वो जो ग्लो होता है वो हीट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, ठीक है, और लाइट भी साथ साथ प्रोड्यूस हो रहा है। और टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग, हाँ देखो ये ना लिख रहा है टंगस्टन। और एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि टंगस्टन ही क्यों यूज होता है। आपका आंसर होना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। अब इस चीज को कंपेरिजन करना कि जो ये लोहा होता है ना आयरन, ये 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये 1000 पे आसपास मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये उसके 3 गुना टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये मेल्ट नहीं होगा। 380 डिग्री और ज्यादा चाहिए, समझ गए कितना ज्यादा हीट को वो कैप्चर कर सकता है, समझ गए कि वो मेल्ट ही नहीं होगा। कितना ज्यादा आयरन का और इसका कंपैरिजन करके देखें तो डिफरेंस है। ओके, इन द किस चीज में? मेल्टिंग पॉइंट में, कि ये जो आयरन है ये बहुत लो टेम्परेचर में मेल्ट हो रहा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन हमारे लिए तो भाई क्या बोलते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज्यादा है। बिकॉज आयरन की मेल्टिंग मुझे तो लग रहा नहीं है 10th क्लास का स्टूडेंट देख भी पाता होगा, क्योंकि ये जो स्मेल्टिंग वगैरह वगैरह होती है वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होती है, और बच्चे को तो बहुत दूर की बात है यार, वो बड़े बड़े लोगों को भी अलाउड नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इस चीज से अंदाजा लगाना 1000 डिग्री सेल्सियस भी कितना होता है, कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस है सिर्फ, और जब गर्मियों में पड़ती हैं समझ गए 50 डिग्री सेल्सियस होता है उस टाइम पे धूप में। तो अंदाजा लगाओ 1000 डिग्री सेल्सियस कितना होता होगा। 37 डिग्री नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर है, जब एसी में ज्यादातर चले जाते हो तो वो 22 डिग्री पे हवा होती है वहाँ पे, और अंदाजा लगा रहे होगे कि 50 डिग्री सेल्सियस में धूप में पसीना छोड़ जाता है अच्छा इंसान, ठीक है। तो अंदाजा लगाओ 1000 डिग्री सेल्सियस में कितना होता होगा। तो वहाँ पे सीधी सीधी बात है, मना क्यों कर रहे हैं जहाँ पे आयरन मेल्टिंग करी जाती है, क्योंकि क्या पता कोई इंसान यार जल जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, समझ गए। तो टेम्परेचर को कभी भी नॉर्मली ले लेना नहीं चाहिए, ये चीज समझने की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, लिख लो, याद कर लो, आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है, मिक्सचर होता है इन दोनों का। अब देखो ये क्यों करी जाती है। सपोज करो देखो ये जो ऑक्सीजन अगर पहुंच गई ना वहां पे, पता है प्रॉब्लम क्या होगा, कि सपोज करो टंगस्टन था वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे एक साथ पहुंचा, समझ गए 3380 डिग्री सेल्सियस था, एक साथ से लाइट भगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर स्लो डाउन होगा, और वहां पे अगर ऑक्सीजन हुई, एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज जिस कुछ भी चीज इस दुनिया में अगर होगी ना ऑक्सीडाइज, तो हमेशा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि वो कमजोर करेगी उस चीज को, समझ गए। अगर बल्ब की अगर गूंज अगर कमजोर हो गई तो सीधी सीधी बात है वो अगला जो झटका पड़ेगा उस पर वो तो टूट ही जाएगा। तो कहने का मतलब होगा ऑक्सीडाइज हो गया, तो एक बार यूज करके बल्ब दूसरी बार यूज करने लायक भी नहीं रहे हम, समझ गए। तो इसलिए हम ऑक्सीजन गैस को बिल्कुल ही इसमें अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज कर सकती है किसी भी मेटल को ज्यादातर। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आर्गन को और नाइट्रोजन के मिक्सचर को डाल सकते हैं। तो आर्गन क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का मीनिंग क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे, इनर्ट गैस का मीनिंग ये होता है कि वो बिल्कुल भी किसी से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। आपको 10th क्लास में यही बोलना है, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन आगे के लिए बता देता हूँ कि वो हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन कर लेती हैं, समझ गए, अलग अलग सिचुएशंस में। तो बस अभी आपको क्या बोलना है कि इनर्ट गैस वो होती हैं कि जो इनएक्टिव है, देखो अनरिएक्टिव, समझ गए, जो किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करती हो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसमें बल्ब वाले केस में, किसके डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक आयरन के बेस पे। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है मतलब प्रेस जो होती है, उसमें सिंपली क्या हो रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही है उसमें, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही थी, हीट में, एनर्जी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बल्ब वाले केस में, कि वो बल्ब तो ग्लो कर ही रहा है, मतलब हीट तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या दे रहा है बल्ब, यार लाइट एनर्जी दे रहा है। ये तो सिंपली समझने की बात है, ओके, कि बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हुई है, एक तो उसने उसका जो गूंज था वो ग्लो कराया, ठीक है, जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, और साथों साथ बल्ब के आसपास यहाँ पे एक हीटिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को, दो फॉर्म में, पहला लाइट एनर्जी, दूसरा होगा किसमें, हीट एनर्जी में। ये चीज ध्यान से याद कर लेना, ठीक है, और नोट भी करना अपने अकॉर्डिंग जैसे भी नोट करना चाहो। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पहला वर्ड है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, ये रहा। इसको समझो पहले होता क्या है। आपने कभी कभी ये
देखा होगा, या तो स्टेबलाइजर के अंदर देखा होगा, या आपने कहीं बोर्ड के अंदर देखा होगा। ज्यादातर जो होता है, जो ये एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि एक ऐसे खोल के देखते हैं तो ये ट्यूब से निकलती है। देखो इसमें समझने की चीज क्या है कि मेटेलिक कैप है, ये मेटेलिक कैप है, समझ गए। तो इन दोनों में मेटल है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो देखो अब हमको एक फ्यूज वायर कनेक्ट करते हैं हम इसमें, ये जो होता है ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम एक फ्यूज वायर कनेक्ट करते हैं। इस फ्यूज वायर का क्या कनेक्ट पर्पस क्या है? देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक लिख रहा है ना इंग्लिश में, ध्यान से सुनो, वही बताने वाला हूँ बहुत आसान सी लैंग्वेज में, वो समझने का ट्राई करना। देखो ये एक मेटेलिक कैप है, ये दूसरा मेटेलिक कैप है, यहाँ से यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रिक वायर होगा जिसका नाम है यहाँ पे फ्यूज वायर। ओके, तो उस फ्यूज वायर का यहाँ पे काम क्या होगा? देखो हीटिंग इफेक्ट से रिलेट करना है इस चीज को कि भाई अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक करंट और वोल्टेज जा रहे हैं और उसकी टेंडेंसी है कि भाई इतना तक तो वो झेल सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होता है तो क्या होगा? देखो या तो करंट बढ़ सकता है या रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, दो ही तो चीज बढ़ सकती है। और अगर करंट थोड़ा सी वैल्यू बढ़ती है वहां पे तो क्या होगा? करंट का मैंने बताया था हीट से रिलेशन है स्क्वायर पे, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी करंट बढ़ा तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हीट अगर बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा? देखो जब कोई चीज फूकती है, पहले ये चीज समझो, वो फूकती किस चीज की वजह से है? इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं मैं। वो सिर्फ फूकती है कि तो करंट ज्यादा बढ़ जाता है या वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाता है, और जो करंट और वोल्टेज का वो डायरेक्टली रिलेशनशिप था, ये भी चीज समझ चुके हो। तो देखो जब इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, तो हीट बढ़ने का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा वहां का। तो ये जो चीज है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है इस फ्यूज वायर का, ठीक है। अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ से ये करंट बढ़ने पे ब्रेक हो जाता है। तो इससे क्या होगा? देखो सपोज करो लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जा रही है, कंटिन्यू जा रही है, कंटिन्यू जा रही है, यहाँ पे फ्यूज वायर आपने कनेक्ट कर रखा है। अगर सपोज करो पीछे से एक साथ से करंट बढ़ता है तो यहाँ पे जब करंट आएगा तो एक साथ से क्या होगा? यहाँ पे हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने के बाद क्या होगा? यहाँ पे हीट बढ़ने के साथ साथ वो जो फ्यूज वायर है उन दोनों के बीच का कनेक्शन वो ब्रेक हो चुका होगा। तो सीधा सीधा क्या है? करंट बढ़ा, वो यहाँ से टूटा, तो सारी की सारी आगे जितनी भी चीज कनेक्ट है वो सारी की सारी चीज सेफ रहेंगी, ठीक है। समझ चुके हो हिंदी में मीनिंग क्या है यहाँ पे कि दोस्त अगर करंट बढ़ जाए या वोल्टेज बढ़ जाए, कुछ भी चीज बढ़ जाए, तो वहां पे क्या होगा? आगे वाली चीज जो है उनको सेफ रखने के लिए चीज हम इस फ्यूज वायर को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये चीज है इसमें समझने की, ध्यान से सुन लेना अगर वीडियो बैक करके अगर ना समझ में आए, ठीक है। 2 बार 3 बार जितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूँ बार बार फोर्सफुली, ठीक है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये पढ़ेंगे ठीक से। देखो ध्यान से सुनो, मैं एक चीज बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, ये 10th क्लास में 40% कवर अप करा देता है आपको, लेकिन जो 60% है ना अराउंड, वो 12th क्लास में पढ़ते हो। तो इसलिए जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसको ध्यान से पहले पॉइंट से नोट करके चलना है। बिकॉज यार मैं बता रहा हूँ कि या तो अगर आपने अभी नहीं पढ़ा ना तो दोस्त 12th क्लास की जो फिजिक्स आएगी उसमें मैग्नेटिक वाला चैप्टर आपको घुमा के फेंक देगा, और फिर आपको ना तो ये चीज दोबारा से समझ में आएंगी, क्योंकि कोई बच्चा 12th क्लास में 10th का पढ़ेगा तो वो टाइम वेस्ट कर चुका होगा, ठीक है, काफी ज्यादा। तो इसलिए मैं बार बार फोर्सफुली बोल रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड है, किसी अभी तक जो पढ़ा है, मुझे तो लगता नहीं मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है, सारी चीज कवर अप कर दी है, ठीक है, पेज वाइज चला हूँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए कुछ भी समझने में तो कमेंट में क्वेश्चन पुट अप कर देना, ठीक है। मैं साथों साथ उसका या तो आंसर दे दूंगा या उसके टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इस चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं इस चैनल पे काफी वीडियो डालने वाला हूँ अभी आने वाले टाइम में। ओके, ठीक है, थैंक यू।